कक्षा 12 में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी है या रखी हो। ये हमारा उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण की पहले ये है कि इसमें पॉलिश जो होती है दबे हुए शरीर पर होती है और परावर्तक पृष्ठ इसका बाहरी पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, ये अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है ओ डैश, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, यहाँ से तो इसमें जो स्थिति है वो प्रतिबिंब की स्थिति है, वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? बिंदु नुमा बनता है। ये बिल्कुल पॉइंट के आकार का है और प्रकृति है आवासीय होती है। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव P के बीच हो। ये देखिए, इसमें ये है दर्पण का ध्रुव और अनंत आगे है, वस्तु ओ डैश रखी है। मोक्ष अक्ष के समांतर चलने वाली किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है, जो वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो स्थिति हमारी हो गई दर्पण के पीछे P व F के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में, और वस्तु से छोटा बनता है आकार, प्रकृति है आवासीय और सीधा। इसके बाद दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ये दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी आपने 10th क्लास में भी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता थे वो थे रेनी डेकार्डे। ठीक है ना, उन्होंने किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने का तरीका बताया, मेथड बताया कि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति कहाँ पर होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी आज इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो उसके जनक माने जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति के रेनी डेकार्डे। तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारी दो अक्षें होती हैं, दो लंबवत अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो मूल बिंदु को हमने यहाँ ध्रुव माना। ठीक है, इधर नापी गई दूरियाँ यानी एक्स अक्ष पर दाईं तरफ नापी गई दूरियाँ धनात्मक और बाईं ओर नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक। वाई अक्ष पर ऊपर की ओर नापी गई दूरियाँ धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। ये हमने कोई दर्पण ले लिया, यानी अवतल दर्पण मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ सभी दूरियाँ हमारे दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर वस्तु है, अगर ऊपर की ओर, तो वस्तु की जो लंबाई है वो धनात्मक, और अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वो ऋणात्मक ली जाती है, ऊंचाई को ऋणात्मक। अगर सीधा बन रहा है तो फिर दोनों ही धनात्मक। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने पॉइंट दिया कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, पहली बात। दूसरा यह है कि मोक्ष अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और तीसरा है मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव तथा बाईं ओर दूरियां नेगेटिव होती हैं। नंबर 4, मूल बिंदु के ऊपर की ओर पॉजिटिव तथा नीचे की ओर नेगेटिव होता है। ठीक है ना, नेगेटिव होती है। नोट करके याद रखना है कि इन नियमों के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अब आता है दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध जो होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पर f दर्पण की फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है। इस सूत्र का निगमन अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं? देखिए, हमने एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है ना, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसके सामने कोई वस्तु ओ डैश रखी है। तो जो हमने 3 नियम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। एक तीसरा नियम बताया था फिर हमने कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण
दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये किरणें मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे हम कि माना अब ये P से O तक की दूरी हमने U मानी है, वस्तु की दूरी को U, क्योंकि ये बाईं ओर नापी गई हैं इसलिए ये माइनस में ली गई है। तो PO यानी कि माना कि वस्तु O डैश की दर्पण के ध्रुव P से दूरी PO बराबर माइनस U, प्रतिबिंब की दूरी II डैश की दूरी PI बराबर माइनस V, ये PI माइनस V उल्टा नाप रहे हैं, ठीक है ना, बाईं ओर नाप रहे हैं। और वक्रता त्रिज्या PC बराबर माइनस के R, फोकस दूरी PF बराबर माइनस है, सभी दूरियां ऋणात्मक ली गई हैं। अब त्रिभुज ये वाला त्रिभुज O डैश C और त्रिभुज CI डैश, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं यानी समकोणिक हैं। जब समकोणिक होते हैं तो इनकी एक थ्योरम है, कक्षा 10 में पढ़ाते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, लंब बटे लंब। या इसी तरह से O डैश अपॉन II डैश बराबर CO बटे CI यानी आधार बटे आधा, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज II डैश F तथा ANF, ये वाला II डैश F तथा ANF ये भी समरूप हैं। तो ये भुजा बटे इस पर हमने लंब डाल दिया यहाँ से AN, ठीक है ना, ये लंब इसलिए डाला क्योंकि इसका जो झुकाव है ये कर्व टाइप है, ये बहुत कम है, यानी कि N और P के बीच की दूरी बहुत कम है, तो ये दूरी हम PF के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। तो लिखा है ये भी हाँ समकोणिक है। मुख्य अक्ष पर A से खींचा गया लंब AN है, तो NA यहाँ से लिखेंगे अब NA अपॉन II डैश, NA अपॉन II डैश बराबर NF अपॉन FI, NF अपॉन FI, परंतु NA बराबर है OO डैश के, NA बराबर है OO डैश के। तो OO डैश अपॉन II डैश बराबर NF अपॉन FI, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दी तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो CO अपॉन IC बराबर NF अपॉन FI। माना कि बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, तब NF बराबर PF, हमने NF बराबर PF मान लिया लगभग, तो इसलिए CO अपॉन IC बराबर NF की जगह पर PF लिख दिया अपॉन FI। CO की दूरी हम निकालेंगे, PO में से PC घटा देंगे, PO माइनस PC। जैसे CO की दूरी निकालेंगे C से O तक की निकालेंगे तो PO में से PC घटा दो तो CO की दूरी आ जाएगी। इसी तरह से IC की दूरी